सिर्फ एक टैटू बनवाने के प्रोसेस में हुई मामूली सी गलती की वजह से याकूजा का जापानीज बॉस फौरन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तेरे इस बेवकूफ सर में बड़ा सा छेद कर दूंगा, यकीन है तुझे? बूढ़े टैटू आर्टिस्ट ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया कि उसका ऐसी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। तभी अचानक वहां एक आदमी एक लिफाफा लेकर आया, जिसे देखकर याकूजा बॉस को कुछ समझ नहीं आया और उसने लापरवाही से उस लिफाफे को खोल दिया। उसके खुलते ही अंदर से एक अजीब सी काली रेत बहकर बाहर आने लगी। पास खड़ा वो बूढ़ा टैटू आर्टिस्ट ये मंजर देखते ही दहशत से कांप उठा और डर के मारे उसकी रूह फना हो गई। असल में कई साल पहले इस बूढ़े आदमी को भी बिल्कुल वैसा ही लाल मोम से सील किया हुआ एक लिफाफा मिला था। जिस किसी को भी वो लेटर मिलता था वो 2.5 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाता था। ये बूढ़ा उस मुसीबत से सिर्फ इसलिए बच गया था क्योंकि उसका दिल आम लोगों की तरह लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट साइड में था और इसी अजीब किस्मत की वजह से उसकी जान बच गई थी। जिस वक्त याकूजा बॉस उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहा था तभी अचानक उसके पास खड़े एक आदमी का आधा सर कटकर हवा में उड़ गया। ताजा खून और भेजा पूरे फर्श पर फैल गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां डर के मारे चीखने लगी। इससे पहले कि याकूजा बॉस हालत को समझ पाता, अचानक सारी लाइट्स चली गईं और पूरा बेस घने अंधेरे में डूब गया। सब लोग बुरी तरह घबरा गए। के बाद सब लोग पागलों की तरह अपनी गन्स उठाकर हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियां हवा को चीरती हुई बारिश की तरह बरस रही थी और जिस तरफ भी गोली जाती वहां सब कुछ तबाह हो रहा था। उनका फायर पावर वाकई जबरदस्त था, लेकिन अफसोस कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि दुश्मन उनकी नजरों से पूरी तरह गायब थे। वो दुश्मन जैसे अंधेरे के दरमियान ही जीते थे। उन्होंने अंधेरे को अपना पर्दा और खामोशी को अपनी तलवार बना लिया था। उनके अजीबोगरीब जिस्म साए की तरह आते जाते थे, वो भी बिना किसी आहट के। जब भी वो वार करते अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी रोशनी की झलक दिखती थी। उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्हें पकड़ना या उनसे बचना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। एक एक करके गैंग के गुंडे नीचे गिरते गए और कुछ ही पलों में जो जगह शोर और अफरा तफरी से भरी हुई थी वो अब लाशों से पटकर एकदम शांत हो गई। अब वहां सिर्फ याकूजा बॉस खून के तालाब में अकेला खड़ा था और डर से उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जब सारे टारगेट्स खत्म हो गए तब अंधेरे में छुपे वो काले साए धीरे धीरे सामने आने लगे। 57 साल पहले वो बूढ़ा आदमी मौत से बच गया था, लेकिन अफसोस इस बार वो इतना खुशकिस्मत नहीं निकल पाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के अंधेरे कोनों में एक और रहस्यमयी ताकत छुपी हुई है। ये निंजा असैसिन का एक खुफिया ग्रुप है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसे लोग ओजुनू कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बचपन से ही जहन्नम जैसी बेहद सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां उनके बॉडी फैट को 3% से नीचे कंट्रोल किया जाता था। नतीजा ये था कि उनकी मसल फाइबर डेंसिटी एक आम इंसान से 3 गुना ज्यादा होती थी। अंधेरे का फायदा उठाकर किसी का सर काटना इनके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था। इनके हिस्ट्री को समझने के लिए हमें जापान के उस दौर में जाना होगा जब वहां जंग छिड़ रही थी। उस वक्त निंजा गुप्त हत्याएं करके और खुफिया जानकारी इकट्ठा करके पॉलिटिकल पावर में अपना दखल देते थे। बड़े बड़े सरदारों की खुली लड़ाइयों से लेकर बड़ी जंगों के नतीजे तय करने तक हर जगह इनका साया मौजूद रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई सदियां बीतने के बाद भी ये ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ गायब नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इसने जुर्म की दुनिया को पूरे ग्लोब में फैला दिया और हर जगह अपनी घुसपैठ कर ली। आज तक उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी की आड़ में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था। ये एक ऐसी डार्क एम्पायर बन चुकी थी जिसके नीचे 9 निंजा क्लैंस थे जो किसी मकड़ी के जाल की तरह पूरी दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे, ताकि वो अलग अलग देशों में आसानी से हत्याएं कर सकें और अनगिनत गैर कानूनी कामों को अंजाम दे सके। कहानी का मकसद ये दिखाना है कि उनका असर और ताकत एक आम इंसान की सोच से भी बहुत ज्यादा था और ये सारी काली करतूतें सीधे मौजूदा ग्रैंड मास्टर ओजुनू के कंट्रोल में होती थी, जो इस पूरे ग्रुप का सुप्रीम लीडर था। उसके अंडर काम करने वाले मेंबर्स बिना कोई सवाल किए उसके हर हुक्म को मानते थे, उसकी मर्जी को ही अपने हर काम के लिए आखिरी सच मानकर चलते थे। लेकिन इस गहरी इताअत और वफादारी के पीछे डरावने तरीकों से भरी एक लंबी कहानी छुपी हुई थी। हर साल ग्रैंड मास्टर ओजुनू अपने आदमियों को दुनिया भर में भेजता था ताकि वो ऐसे लावारिस बच्चों को ढूंढ सके जिनका इस दुनिया में कोई सहारा ना हो। वो उन मासूम बच्चों से कहता था, तुम मेरी सेवा करने के लिए पैदा हुए हो और मेरी वजह से ही मरोगे। जब उन बच्चों को ग्रुप के सीक्रेट बेस पर लाया जाता तो वहां उनका इंतजार कर रही होती थी एक बेहद कठोर और जालिम ट्रेनिंग जो इंसानी बर्दाश्त की हदों से परे थी। फिजिकल लिमिट्स को चैलेंज करने से लेकर हत्या की जानलेवा टेक्निक सीखने तक, हथियार इस्तेमाल करने से लेकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने और वहां से बच निकलने की स्किल्स तक सब कुछ सिखाया जाता था। उनका हर ट्रेनिंग सेशन खतरे और दर्द से भरा होता था, जहां एक छोटी सी गलती पर भी उन्हें बेहद सख्त सजा मिलती थी। इसलिए इन बच्चों को जिस्म और दिमाग दोनों पर भयंकर जुल्म सहना पड़ता था, जिससे वो भाग भी नहीं सकते थे। क्योंकि उनका अपना कोई रिश्तेदार नहीं था, वो पूरी तरह सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर थे जिसने उन्हें जीने का ये नया मौका दिया था, जिसका मकसद उन्हें पूरी तरह से अपना गुलाम बनाना था। ग्रुप रोज उन्हें ब्रेन वॉश करता था, जिससे वो डर और इज्जत के बीच उलझकर धीरे धीरे अपनी पहचान खोते चले गए। इस तरह ये मासूम बच्चे आखिर में ग्रैंड मास्टर ओजुनू के सबसे वफादार और आज्ञाकारी प्यादे बन गए, जो अंधेरी दुनिया में उसके एक इशारे पर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन नए शामिल हुए लावारिस बच्चों में से ग्रैंड मास्टर ओजुनू एक खास लड़के पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था, जिसकी आंखों में सालों का तजुर्बा साफ छलकता था। उन्होंने उस लड़के के अंदर की खासियत को फौरन पहचान लिया था। वो जानते थे कि अगर उसे सही तरह से तराशा गया तो एक दिन वो जरूर इस ग्रुप का सबसे तेज और खतरनाक खंजर बनेगा। इसी वजह से ग्रैंड मास्टर
मास्टर ने खुद उसे राइजो नाम दिया, जो उनकी ताकत और विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक था। असली ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ग्रैंड मास्टर ओजुनु ने अपनी पूरी जिंदगी में सीखी हुई सारी खास टेक्निक्स इन बच्चों को सिखा दी, वो भी बिना कुछ छुपाए। उन्होंने उन्हें समझाया कि एक परफेक्ट असैसिन बनने के लिए सबसे पहले उन्हें अपने जिस्म और उसके दर्द पर काबू पाना हो। एक सच्चा निंजा बनने का यही सबसे जरूरी और अकेला रास्ता था। ये समझाने के बाद उन्होंने अपने पास से एक तेज धार वाला खंजर निकाला और बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी हथेली पर एक गहरा चीर लगा दिया। लेकिन तब वहां एक बेहद अजीब मंजर सामने आया। जिस घाव से ताजा खून बहना चाहिए था, वहां से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। ग्रैंड मास्टर ने पूरी शांति से अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह में कुछ अजीब से निंजा मंत्रों को बुदबुदाने लगे। एक निंजा की ट्रेनिंग का रास्ता सच में बेहद मुश्किल और तकलीफदेह था। उनका रोज का खाना इतना सादा होता था कि किसी आम इंसान के लिए वैसा सोचना भी नामुमकिन होगा। खाने के टेबल पर हमेशा सिर्फ एक कटोरा चावल की नूडल्स होती थी, जो पानी में उबाल कर दी जाती थी, जिसकी वजह से ये बच्चे हमेशा आधे भूखे ही रहते थे। और इस हालत में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना उनके जिस्म की बर्दाश्त की आखिरी हदों को पार करने जैसा था। लेकिन इस सबसे मुश्किल हालत का नतीजा ये निकला कि उनके जिस्म ने धीरे धीरे बदलना और उस माहौल को अडेप्ट करना सीख लिया। इस भूख और दर्द के कारण वो और ज्यादा लचीले और मजबूत बन गए और उनका एक फौलाद जैसा शरीर तैयार हो गया। इसके अलावा मास्टर उनके लिए रेगुलर 1-on-1 मैचेस भी रखते थे। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंपटीशन के जरिए वो उन बच्चों को चुनते थे जिनके पास बेहतरीन गन, फिजिकल स्ट्रेंथ, मानसिकता और लड़ने की सबसे खतरनाक स्किल्स होती थी। जीतने वाले शिष्य को और ऊपर चढ़ने का मौका मिलता था और उसे पहले से भी कठोर ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन हारने पर उनका अंजाम बेहद बुरा होता था। या तो जीतने वाला दुश्मन उन्हें वहीं मार देता था या फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से धक्के मारकर निकाल दिया जाता था। हालांकि ट्रेनिंग का मौका खोना तो फिर भी थोड़ी हल्की सजा थी। सबसे बुरा उन बच्चों के साथ होता था जिन्हें जख्मी हालत में उनके हाल पर वहीं छोड़ दिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस में इंसानी इमोशंस को पूरी तरह खत्म करने का हर तरीका इस्तेमाल किया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वो अपने अंदर की हर कमजोरी और दया को छोड़ दें और सिर्फ ठंडापन और तेजी से फैसला लेने की ताकत को जिंदा रखें। इमोशंस को वहां एक बोझ और अच्छाई को एक भयंकर कमजोरी माना जाता था। दिन ब दिन, साल दर साल इसी तरह उनके दिल पत्थर जैसे सख्त और बर्फ जैसे ठंडे होते चले गए। उन्हें दूसरों के जीने या मरने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसी जालिम ट्रेनिंग के बाद जो लोग आखिर में इस खूनी सिस्टम से बाहर निकलते होंगे, वो कितने बेरहम और ठंडे खून वाले कातिल बन चुके होंगे। और उस आखिरी लेवल तक पहुंचकर एक टॉप निंजा बनना आखिर कितना मुश्किल काम होगा। जैसे कि इस लड़के राइजो को ही देख लीजिए। बचपन से ही उसने छुपने की कला में जी तोड़ मेहनत की। अगर उसके चलते वक्त उसके कदमों से हल्की सी भी आवाज आती तो उसका मास्टर तुरंत उसके पैरों के तलवों पर चाबुक से मारता था, चाहे उसकी खाल उधर जाए और खून बहने लगे। उस छोटे से लड़के को अपने दांत भींचते हुए उस शदीद दर्द को सहना पड़ता था। वो किसी भी हाल में ट्रेनिंग का एक भी स्टेप छोड़ नहीं सकता था। लेकिन देर रात में जब उसके घाव में दर्द शुरू होता तो उसे ऐसा लगता जैसे अनगिनत तेज खंजर उसके पैरों के नीचे घूम रहे हो। इससे राइजो को भयंकर तकलीफ होती थी, लेकिन वो फिर भी सिर्फ दांत भींचते हुए चुपचाप सहता रहता था। उसकी ऐसी दर्दनाक हालत देखकर उसकी एक सीनियर ने चुपके से मरहम लाकर अंधेरे में उसके घावों पर पट्टी बांध दी। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के नियम बेहद सख्त थे, जो किसी भी हालत में अपने मेंबर्स को इमोशन जाहिर करने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन उस रात इस गर्माहट भरे पल ने राइजो को यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ एक मारने का औजार नहीं है, बल्कि हार मास का एक जीता जागता इंसान है। वक्त के साथ राइजो लगातार उस कठोर ट्रेनिंग में और बड़ा होता गया और उसकी ट्रेनिंग की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। मास्टर ने उसे और उसके सीनियर को एक ऐसे डोजो में एनवायरमेंटल एडेप्टेशन की ट्रेनिंग देनी शुरू की जहां अनगिनत आग के गोले हवा में लटके हुए थे। इसी दौरान राइजो के पास अभी भी तीखे दांवपेच की थोड़ी कमी थी। एक मुकाबले में उसे अपने दुश्मन को बुरी तरह जख्मी करने का पूरा मौका मिला, लेकिन उसके अंदर की दया की वजह से उसने बेरहमी से आखिरी वार नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो हार गया, क्योंकि उसके सीनियर ने अचानक आग के गोले से उस पर पलटकर हमला कर दिया था। राइजो के सर पर गहरी चोट लगी और वो फौरन उठकर लड़ने की बजाय जमीन पर बेजान सा पड़ा रहा। ये यकीनन उसकी ट्रेनिंग की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मास्टर ने उन्हें बचपन से सिखाया था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका जिस्म होता है और सिर्फ अपने दर्द पर जीत पाकर ही इस जिस्म की हदों को पार किया जा सकता है। उनके मुताबिक एक काबिल निंजा बनने के लिए पहले फौलाद जैसी इच्छा शक्ति और असाधारण सहन शक्ति होनी चाहिए। किसी भी चोट या मुश्किल हालत में खुद को जल्दी से संभाल कर लड़ाई जारी रखना ही सबसे जरूरी होता है। राइजो के इस कमजोर रवैये से मास्टर बेहद नाखुश हुए थे, इसलिए उन्होंने फौरन खुद आगे बढ़कर उसे ऐसी सजा दी जिससे उसे असल दर्द का सच में एहसास हुआ। एक ऐसा दर्द जो उसकी रूह तक उतर गया था। वहां मौजूद सभी सीनियर्स और जूनियर्स को लगा कि वो शायद इस लंबी और दर्दनाक रात को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस रात वो अपनी रूह और जिस्म दोनों की एक सबसे बड़ी तब्दीली से गुजर रहा था। वो दर्द में लगातार सोच रहा था और चीजों को समझ रहा था। वो अपने दिमाग में मास्टर की बातों को बार बार दोहरा रहा था और इस जहन्नम जैसी तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगली सुबह जब मास्टर ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि राइजो पूरी शांति से दरवाजे के सामने एक ध्यान लगाए हुए साधु की तरह बैठा हुआ था। ये मंजर देखकर साफ हो गया था कि आखिरकार उसने अपने दर्द को पूरी तरह कंट्रोल करने का राज सीख लिया था। इस हादसे के बाद मास्टर ने उसके लिए एक अलग और अनोखा ट्रेनिंग प्लान बनाया। तय हुआ कि अगले हर साल
राइजो को अपनी एक सेंस छोड़नी पड़ेगी ताकि उसके जिस्म की पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ सके और उसके दिमाग की तेजी निकल कर बाहर आए। इस नए सफर का पहला साल शुरू हुआ विजन से, यानी वो सेंस जिस पर वो सबसे ज्यादा निर्भर करता था। इसका सीधा सा मतलब था कि उसे रोशनी और अंधेरे पर अपनी निर्भरता पूरी तरह छोड़नी होगी और सिर्फ अपनी दूसरी सेंसेस के सहारे बाहरी दुनिया को महसूस करना होगा। उसे अब आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे होकर अपने सीनियर से लड़ना था। शुरुआत में विजन के बिना राइजो के रिएक्शन साफ तौर पर बहुत धीमे हो गए थे। वो सिर्फ अपनी याददाश्त और अंदाजे के सहारे ही अपने दुश्मन के हमलों से मुश्किल से बच पा रहा था। इस तरह लगातार कई बार हारने के बाद राइजो धीरे धीरे अंधेरे से ढकी उस नई दुनिया का आदी हो गया। उसकी सुनने की शक्ति भी अब बेहद तेज हो चुकी थी। वो सिर्फ आवाज की दिशा और उसकी तेजी को सुनकर अपने सीनियर की आने वाली हर हरकत का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता था। अगली कुछ लड़ाइयों में राइजो धीरे धीरे अपने फाइटिंग रिदम को समझने लगा और पहले जैसा घबराया हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब वो सीनियर का हर एक वार बस आवाज सुनकर आसानी से रोक लेता था। उसकी रिएक्शन स्पीड लगातार बेहतर होती चली गई, यहाँ तक कि अब वो पलटकर जोरदार वार भी करने लगा था। उनकी लड़ाई में अब जीत हार का नतीजा साफ था और ये देखकर मास्टर के चेहरे पर भी एक अजीब सी मंजूरी और खुशी का भाव आ गया था। उसी दिन राइजो की नजर गलती से अपनी एक जूनियर पे पड़ी जो चुपके से उस लोहे की तार को काट रही थी जो एक छोटे पेड़ को बढ़ने से रोक रही थी। उसकी यह हरकत साफ तौर पर मास्टर के बनाए गए नियम का एक बड़ा उल्लंघन थी। अगर वो ऐसा करते हुए पकड़ी जाती तो उसे जरूर कैद खाने में डाल दिया जाता, लेकिन उस मासूम लड़की को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पेड़ को बांधने वाली तार नहीं बल्कि अपने खुद के दिल में बंधी आजादी की जंजीरों को काट रही हो। अगले दिन जब मैच शेड्यूल के मुताबिक हुआ तो उस लड़की ने रिंग में शानदार परफॉर्म किया और अपने ही क्लैन के एक सीनियर को बुरी तरह हरा दिया। ऑर्गेनाइजेशन के नियम के मुताबिक हारने वाले को जिस्मानी दर्द सहना ही पड़ता था। ये इस ग्रुप का शुरू से कानून रहा था ताकि हर निंजा दर्द में बड़ा हो और अपनी हार से नई ताकत हासिल करे। फिर क्या था, मास्टर ने एक तेज खंजर निकालकर उस लड़की को इशारा किया कि वो हारने वाले दुश्मन को एक जख्म दे। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी और उसने खंजर लिया। उसने जमीन पर खून से लथपथ पड़े अपने सीनियर को देखा और आखिर में दया आने पर उसने वो खंजर जमीन पर फेंक दिया। उसकी इस गुस्ताखी को देखते ही मास्टर का चेहरा फौरन गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जमीन से वो खंजर उठाया और बिना सोचे उस लड़की के चेहरे पर एक जोरदार चीर लगा दिया जिससे वहां एक डरावना घाव बन गया और खून तेजी से बहने लगा। लेकिन उसकी सजा सिर्फ यही नहीं रुकी। उसके तुरंत बाद उसे एक बेहद तंग बांस के पिंजरे में बंद कर दिया गया और तेज धूप में छोड़ दिया गया। उस पिंजरे के अंदर उसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल सकते थे। उसे वहां न सिर्फ भूखा रखा गया बल्कि पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। रात होने तक जब सब सो गए तब राइजो को मौका मिला कि वो अंधेरे में पिंजरे के पास जाए। वहां पहुंचकर बिल्कुल बचपन की तरह उसने किसी तरह उसके मुंह तक पानी पहुंचाया। उसने उस लड़की को समझाया कि वो मास्टर का विरोध करना छोड़ दे और हालत से समझौता कर ले। हालांकि कुछ दिन बाद एक बारिश वाली रात को एक तेज शोर ने राइजो को गहरी नींद से जगा दिया। उसने आदत के मुताबिक जब अपने सामने वाले बेड पर देखा तो वहां कोई नहीं था। बिना कुछ और सोचे वो फौरन बाहर की तरफ भागा और वहां उसने उस लड़की को ढूंढ निकाला जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की आजादी चाहती थी और उस बिना रोशनी वाली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने राइजो से रोते हुए मिन्नत की कि वो भी उसके साथ इस दुख के सागर से निकल चले और दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया ढूंढे जो सिर्फ उन दोनों की हो। लेकिन राइजो ने वही रुकना चुना क्योंकि उसके लिए ओज़ोनो क्लैन ही उसकी पूरी जिंदगी और उसका सब कुछ बन चुका था। राइजो का यह निराशाजनक जवाब सुनकर उस लड़की की आंखों में थोड़ी निराशा की झलक साफ दिखी। उसने इसके आगे और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से चलकर उसके पास आई और राइजो के गाल पर प्यार से एक गहरा किस छोड़ दी। अलविदा कहने के बाद वो वहां से दीवार फांदकर जंगलों में पागलों की तरह भागने लगी। लेकिन ऐसे खुफिया ठिकाने से सफलता से भागना इतना आसान कैसे हो सकता था? ओज़ोनो क्लैन की पेट्रोलिंग हर जगह आसमान और जमीन के जाल की तरह फैली हुई थी, इसलिए कुछ ही देर में उन्हें उसका सुराग मिल गया। लगभग फौरन ही चारों तरफ से अनगिनत निंजा वहां आए और उन्होंने उसे घेर लिया। अगले दिन पूरे क्लैन के सामने उस लड़की को शर्मिंदगी की निशानी के तौर पर एक खंबे से बांध दिया गया। मास्टर के हुक्म पर सीनियर ने फौरन अपनी निंजा तलवार उठाई और बिना एक पल की हिचकिचाहट के सीधा उस लड़की के दिल के आर पार घोंप दी। एक दर्दनाक चीख के बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। राइजो ने एक खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा और तभी से उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। बदले की यह गहरी कसम उस दिन से उसके दिल में जड़ पकड़ चुकी थी। कई साल बीत गए और वह मासूम राइजो जो किसी वक्त अपनी दोस्त को मरते हुए बेबस देखता रहा था, अब पूरी तरह बदलकर एक बेहद काबिल और ठंडे खून वाला निंजा बन चुका था। उसके इतने सालों की मेहनत का आखिरी फल देखने के लिए मास्टर ने उसे एक बेहद चैलेंजिंग और मुश्किल मिशन देने का फैसला किया। इस मिशन का टारगेट उसके लिए सिर्फ इतना था, मेरे लिए एक सोने की घड़ी लेकर आओ। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक मोटा सा गुंडा महंगे सूट में सोने की घड़ी पहने और सिगार पीते हुए किसी वॉशरूम में पेशाब कर रहा था। वहां से कुछ दूर राइजो एक सफाई कर्मी के भेष में चुपके से उसके पास पहुंच गया था। इस खास मिशन में उसने अपने सारे आम हथियार पीछे छोड़ दिए थे और सिर्फ अपनी आस्तीन में एक पतला सा ब्लेड छुपा कर लाया था। फिर जैसे ही उस दुश्मन का ध्यान थोड़ा भटका, राइजो ने अचानक आगे बढ़कर वो ब्लेड
गुंडे की गर्दन में घोंप दिया, लेकिन गुंडा हावी हो गया और उसने पलट कर एक घूमता हुआ जोरदार मुक्का मारा जिसने राइजो को दूर फेंक दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। एक्यूपंक्चर थेरेपी, हाँ? इस अजीब गुंडे की ताकत बिल्कुल मार्वल के किंगपिन के बराबर थी। उसके पास न सिर्फ बेइंतहा ताकत थी, बल्कि कई बार चाकू लगने और खून बहने के बाद भी वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। राइजो उस गुंडे के भारी मारों से चक्कर खा रहा था और उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ हो चुका था। वो बस अपने हाथ में वो छोटा सा हथियार पकड़े पागलों की तरह उस दुश्मन पर लगातार वार किए जा रहा था। चाहे उसका खंजर छोटा था, लेकिन उसका हर वार जानलेवा था। आखिर में लगातार खून बहने और थक जाने की वजह से वो गुंडा लड़ने की हिम्मत खो बैठा। राइजो ने सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और सफलता से पलटवार करते हुए उसे ढेर कर दिया। लेकिन इस वक्त दुश्मन को मारने के बाद उसे अपने दिल में वो जीत का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था जिसके बारे में मास्टर ने हमेशा बताया था, बल्कि उल्टा उसे अपने आप से डर और अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसे ध्यान आया कि कैसे कुछ देर पहले वो हिंसा में पूरी तरह डूबा हुआ था, अपना होश खो बैठा था और उसकी आंखों में सिर्फ मारने का एक अंधा जुनून था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब अपने विचारों और एहसासों वाला वो पुराना राइजो नहीं रहा, बल्कि कोई और ही शैतान बन गया है, एक ऐसी मारने वाली मशीन जिसे सिर्फ गुस्सा और जीने की आखिरी इच्छा चला रही थी। उसे खुद अपना खून से सना चेहरा डरावना लगने लगा था और अंदर से डर पैदा हो रहा था। उसके बाद राइजो के मन में वहां से हमेशा के लिए भागने का ख्याल आया, लेकिन वो जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत से वो पूरे ओजुनु क्लैन का अकेले सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसे अभी थोड़ा और सब्र करना था। जब वो वापस लौटा तो राइजो की वफादारी को परखने के लिए मास्टर एक भागी हुई महिला निंजा को पकड़कर उसके सामने ले आए। इस वक्त मास्टर के चेहरे पर गंभीरता और इंसाफ का नकाब छाया हुआ था। उन्होंने पूरे क्लैन के सामने ऐलान किया कि वो राइजो को उस गद्दार को सजा देने का सम्मान देंगे। ये मंजर राइजो को फौरन सालों पहले उसकी मासूम दोस्त के साथ हुए सीनियर के उस जुल्म की याद दिला गया। वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने फिर से साफ आ गया और ठीक इस वक्त उसके सामने घुटनों पर बैठी वो महिला निंजा उसे उसी तरह की उम्मीद और मिन्नत भरी नजरों से देख रही थी जैसे उसकी दोस्त ने देखा था। राइजो दिल ही दिल में पूरी तरह समझ गया कि मास्टर उसे एक बार फिर अपने अंदर के बचे कुचे एहसासों को कुचलने पर मजबूर कर रहे हैं। उसने अपना हथियार कस के पकड़ा जरूर, लेकिन वो उस पर वार नहीं कर पाया। वो जानता था कि अगर उसने आज इसे मार दिया तो ये बिल्कुल अपनी दोस्त की आखिरी परछाई को मारने जैसा होगा। ये उसके दिल के अंदर बचे आखिरी इंसानी एहसास का पूरा विनाश कर देगा। इसलिए उसने उस रोज विरोध करना चुना और इस एक पल में वो एक कंट्रोल किए जाने वाले औजार से अचानक एक हाड़ मांस का आजाद इंसान बन गया जिसके पास अपने एहसास और जमीर थे। राइजो की इस हरकत पर मास्टर के हुक्म देते ही आसपास खड़े सारे निंजा फौरन अपनी तलवारें निकालकर राइजो पर टूट पड़े। हालांकि राइजो ने अपने सबसे माहिर हथियार से पूरी कोशिश की कि वो भीड़ को चीर कर बच निकलने का कोई रास्ता बना सके, लेकिन आखिरकार अकेले दो हाथ इतने सारे दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में राइजो के जिस्म पर तलवार के कई गहरे घाव लग गए और खून तेजी से बहने लगा। उसका जख्मी जिस्म और दर्द नहीं सह पाया और वो जमीन पर नीचे गिर गया। उस पल उसे सच्चाई में लगा जैसे मौत खुद उसे बुला रही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी दोस्त के अन्याय का बदला अभी बाकी था और ये सोचकर वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मुश्किल से उठने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से अनगिनत सुरिकेन्स बारिश की तरह उस पर बरस पड़े और उसके जिस्म को पूरी तरह छेद गए। एक बेहद तेज दर्द के झटके के बाद राइजो का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो अनकंट्रोल्ड होकर सैकड़ों मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत से नीचे गिरने लगा। शायद उसकी किस्मत में अभी जीना लिखा था, क्योंकि नीचे ठीक उसके गिरने की जगह पर एक गहरी झील थी। मौत के मुंह से वापस आने के बाद एक लंबी और भटकती हुई जिंदगी शुरू की। वो चुपके से बर्लिन भाग गया और वहां उस अनजान शहर के अंधेरे कोनों में खुद को छुपा लिया। इस लंबे दौरान वो लगातार खुद को और खतरनाक बनने के लिए ट्रेन करता रहा। हर रोज वो नंगे हाथों को कीलों वाली स्टील प्लेट पर दबाकर 10,000 हैंड स्टैंड पुशअप्स करता था और ये सब वो सिर्फ अपनी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करता था। ये पूरा करने के बाद वो जल्दी से एक कटोरा चावल और पानी खाकर थोड़ी ताकत हासिल करता और फिर वो फौरन अपनी निंजा स्वॉर्ड और चैन सिकल की प्रैक्टिस में लग जाता। वो लगातार हजारों बार वार करने की आदत बनाता। आखिर में बारी आती थी सुरिकेन्स की, जो एक निंजा की सबसे अनिवार्य स्किल मानी जाती है। 20 साल 7,000 से भी ज्यादा दिन और रातें उसने इस एक ही फेंकने के एक्शन को अनगिनत बार दोहराया था। अब तक उसकी मसल मेमोरी इतनी पक्की और प्रिसाइज हो चुकी थी कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी वो बिना चूके ठीक निशाने पर सुरिकेन मार सकता था। ये उसके एक टॉप निंजा बनने का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इस तरह वो आखिर कब तक बचकर रह सकता था? हालांकि राइजो ने पूरी सावधानी बरती थी, फिर भी वो अपने कदमों के निशान पूरी तरह नहीं छुपा पाया था। एक रात जब वो कपड़े धो रहा था, तब एक बेहद खूबसूरत महिला उसके पास आई और मदद की पेशकश करने लगी। ऐसा हुस्न देखकर एक आम आदमी तो आसानी से उसके जाल में फंस जाता, लेकिन राइजो पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने फौरन उसकी असलियत पहचान ली थी। उसने सीधा पूछा, तुम उन 9 क्लैंस में से कौन से क्लैन की हो? उस महिला निंजा ने जब देखा कि उसका प्लान फेल हो गया है, तो उसने और कुछ नहीं छुपाया। उसने सीधा एक खंजर निकाला और राइजो के कमजोर हिस्से पर तेजी से वार कर दिया। लेकिन साफ था कि उसने राइजो
राइजो की असल ताकत को बहुत कम आंका था। तभी वहां लड़ाई की आवाज सुनकर वॉशिंग एरिया का दुकानदार अंदर से भागा हुआ आया, पर वहां आकर उसने देखा कि कोई भी नहीं था। सिर्फ एक वॉशिंग मशीन थी जो लगातार बुरी तरह हिल रही थी। दुकानदार ने शक से पास जाकर देखा तो उसे वही खूबसूरत औरत मिली जो अभी राइजो से लड़ रही थी, लेकिन अब वो आधी मुड़कर वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर बुरी तरह ठुसी हुई थी और मर चुकी थी। इसी दौरान यूरोप में अजीबोगरीब हत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। यूरोपोल ने जल्दी ही इन मामलों में कुछ गड़बड़ महसूस की, इसलिए एक महिला एजेंट जिसका नाम मीका था, उसने इसकी जांच शुरू की। नतीजा ये निकला कि उसने एक अजीब पैटर्न ढूंढ निकाला। जब भी किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को मारा जाता था, ठीक उसके बाद वहां $1 मिलियन से ज्यादा का एक ट्रांजैक्शन होता था। मीका को समझ आ गया कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसका पता लगाने के लिए वो एक मारे गए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंट की पत्नी से मिलने उसके घर गई। उस औरत से बात करके उसे पता चला कि वो एजेंट पिछले कुछ वक्त से ऐसे मामलों की जांच कर रहा था जिनसे उसे दूर रहना चाहिए था, और इसी वजह से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद से उस एजेंट की मानसिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी थी और वो बेहद बेचैन रहने लगा था। वो पूरे दिन हर चीज पर शक करता था, यहाँ तक कि डर के मारे उसने घर के हर दरवाजे और खिड़की पर डबल लॉक लगा रखा था। इसके अलावा उसने अपने बचाव के लिए घर के चारों तरफ ढेर सारे कैमरास, मोशन सेंसर्स और तेज लाइट्स भी लगवाई थी। लेकिन इतनी सारी सेफ्टी करने के बावजूद वो अंधेरे में आकर उसकी जान लेने वाले दुश्मन को बिल्कुल नहीं रोक पाया था। इस घटना को हुए 2 साल बीत चुके थे और इस लंबे दौरान किसी ने भी इसके बारे में आगे पूछने की हिम्मत नहीं की थी। सब इस केस से दूर रहते थे। सिर्फ मीका में इतनी हिम्मत थी कि वो इसकी गहराई में जाकर इसका सच ढूंढ सके। वो विडो पत्नी उसकी इस हिम्मत से बेहद प्रभावित हुई और इसी भरोसे के चलते उसने मीका को एक टॉप सीक्रेट फाइल और एक वीडियो टेप दिया जो उसके मरे हुए पति ने अपने पीछे छोड़ा था। ये अहम सुराग मिलने के बाद मीका वो बॉक्स सीधा अपने घर ले आई। बॉक्स खोलने पर उसके अंदर ओज़ुनु क्लैन की हिस्ट्री और उनकी शुरुआत से जुड़े कई खुफिया डॉक्यूमेंट्स निकले। एक मोटी फाइल में इस रहस्यमयी ग्रुप के बनने से लेकर अब तक की अनगिनत जानकारियां दर्ज थीं और उस वीडियो टेप में उस एजेंट के घर पर हुए उस निंजा हमले का सीन था जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। उस रिकॉर्डिंग में एक काले कपड़ों वाला आदमी उन खतरनाक निंजास को अकेले रोक रहा था। जब मीका ने स्क्रीन जूम करके ध्यान से देखा तो पता चला कि वो काले कपड़ों वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद राइजो था। असल में उसने और उस एजेंट ने मिलकर काम करने की बात तय की थी, लेकिन अफसोस की आखिर में राइजो उस वक्त एजेंट को बचा नहीं पाया था। जैसे जैसे मीका की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वो खुद भी अंधेरे की उस दुनिया का अचानक एक टारगेट बन गई। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के लोग उसके पीछे आए, फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंट्स ने उसे टारगेट किया। उसके बाद CIA के लोग भी एक एक करके उसके पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि खुद आर्मी भी उसे ढूंढती हुई उस तक पहुंच गई। उनमें से कोई भी डिपार्टमेंट अलग नहीं था। सबने उसके सीनियर के ऑफिस की गहरी तलाशी ली और प्रेशर बनाया। साफ था कि इस खुफिया ओज़ुनु क्लैन की पहुंच अब ऊपर के पॉलिटिकल लेवल तक हो चुकी थी। इन सारे डिपार्टमेंट्स की अचानक एक साथ कार्रवाई कोई मामूली इत्तेफाक नहीं थी। जरूर इसके पीछे किसी बड़ी सरकार का हाथ था। मीका ने आखिरकार अपने सीनियर की चेतावनी मानी और शहर से भागने के लिए अपने घर जाकर सामान पैक करने का फैसला किया। लेकिन जब वो अकेले घर पहुंची तो उसने देखा कि आसपास के पूरे बड़े इलाके में उसी वक्त अचानक बिजली चली गई है। पूरी सड़क और बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई थी। हालांकि उसके दिल में उस वक्त थोड़ी हिचकिचाहट और डर था, फिर भी वो हिम्मत करके घर के अंदर चली गई। अपने फोन की फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी में उसने तेजी से अपना सामान पैक करना शुरू किया। जब उसे लगा कि सब आसानी से हो रहा है और वो निकल जाएगी, तभी एक पल में पीछे घूमने पर उसने देखा कि उसके सूटकेस पर न जाने कब से एक लाल सील वाला लिफाफा रखा हुआ था। उसने अभी थोड़ा सा ही सच खोला था कि अब उसकी अपनी जान पर बनाई। दुश्मन ने उसे हमेशा के लिए मारने के लिए अपने टॉप निंजास की 2 टीम्स वहां भेज दी थी। ठीक इस नाजुक पल में राइजो वहां वक्त पर पहुंच गया और उसने पहली टीम के सारे निंजास को बिना किसी खास मेहनत के आसानी से मार गिराया। जब निंजास की दूसरी टीम वहां उस बिल्डिंग में पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ कटे हुए हाथ पैर और अपने साथियों की लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े मिले। हालांकि राइजो बहुत अच्छी तरह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। दुश्मन की दूसरी टीम किसी भी वक्त उनका पीछा कर सकती थी, इसलिए वो उस घबराई हुई मीका को लेकर शहर के एक मामूली से होटल में चला गया। कमरे में घुसते ही उसने सावधानी से चारों तरफ चेक किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जगह फिलहाल सुरक्षित है, तभी उसने उस महिला एजेंट को नहाने का इशारा किया। जब वो नहाकर बाहर आई तो राइजो ने एक सिगरेट जला रखी थी। फिर उसने बिना कुछ कहे उस सिगरेट का धुआं मीका के जिस्म पर फैलने दिया ताकि नहाने के बाद भी उसके जिस्म की जो महक है वो पूरी तरह मिट जाए। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इन निंजास की सूंघने की शक्ति शिकारी कुत्तों से भी कहीं ज्यादा तेज होती है। राइजो ने उसे उस रात इसलिए बचाया था क्योंकि वो चाहता था कि वो यूरोपोल के साथ मिलकर इस शक्तिशाली ओज़ुनु निंजा क्लैन का मुकाबला कर सके, क्योंकि अकेले इस पूरी फौज से लड़ना नामुमकिन था। मीका भी उसके इस प्रस्ताव से काफी सहमत थी, इसलिए आगे चलकर वो राइजो को प्लान के मुताबिक अपने सीनियर से मिलाने ले गई। लेकिन वहां पहुंचते ही अगले पल आसपास की लाइट्स अचानक जल उठी। एक पल में अनगिनत यूरोपोल पुलिस टेजर गन्स और दूसरे भारी हथियारों के साथ चारों तरफ से निकल कर आ गए। इससे पहले कि राइजो इस धोखे को कुछ समझ पाता, उसके जिस्म पर उन्होंने टेजर मारकर करंट लगा दिया। इस तरह राइजो को लगातार करंट लगने से वो बेहोश हो गया और उसे वही फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि मीका के सीनियर पर ऊपर के लेवल से बहुत भारी दबाव था, इसलिए उसे मजबूरन राइजो को इस तरह गिरफ्तार करना पड़ा। न सिर्फ यूरोपोल के अंदर गड़बड़ थी, बल्कि कई अलग अलग देशों के नेताओं ने भी राइजो को पकड़ने का ऑर्डर ऊपर से दे दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि जो भी उसे पहले
पकड़ेगा उसे ग्रैंड मास्टर ओजुनु का एक बड़ा एहसान मिलेगा, और इस एहसान के पीछे इतना बड़ा फायदा और अंधी ताकत थी कि कोई भी पागल हो सकता था और किसी भी हाल में उसके पीछे पड़ जाता। मीका को बचाने के लिए सीनियर को आखिरकार समझौता करना पड़ा। उनका सबसे जरूरी मकसद अब ये था कि उस गद्दार को ढूंढा जाए जो डिपार्टमेंट के अंदर घुस गया था। तभी वो पहल कर सकते थे और उनका अगला कदम उठा सकते थे। अगर तुम मुश्किल में पड़ो तो इसे खोलना। मीका ने एक डिवाइस चुपके से राइजो को दिया। ये कहते ही अचानक लाइट्स बंद हो गई, पूरी जगह काले अंधेरे में डूब गई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस घने अंधेरे में निंजास की वो दूसरी टीम चुपके से अंदर आ गई। 1 मिनट से भी कम वक्त में वहां मौजूद ज्यादातर यूरोपोल पुलिस वाले उन निंजास के हाथों मारे गए। हालांकि सबने एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइसेस पहने हुए थे, फिर भी वो उन निंजास का साया तक नहीं पकड़ पा रहे थे। वो अंधेरे के भूत कभी छत से ऊपर से नीचे आते तो कभी अंधेरे कोनों से अचानक निकल आते। उनके हाथों में पकड़ी तेज धार वाली तलवारें ठंड से चमकती और फौरन वहां कोई ना कोई पुलिस वाला जमीन पर गिर जाता। मीका ने जब यह मंजर देखा तो जल्दी से एक मारे गए सिपाही से चाबी निकाली और अंदर जेल की तरफ भागी ताकि वो वक्त रहते राइजो का लॉक खोल सके। दोनों के जेल से निकलने के कुछ ही देर बाद राइजो अंधेरे रास्ते में अचानक रुक गया। उसे आसपास आते हुए दर्जनों निंजास की आहटें महसूस होने लगी थी। ये आहटें भले ही अलग अलग आवाज की थी, लेकिन उन सब में एक ठंडी मारने वाली हवा महसूस हो रही थी। जब मीका वहां से ऊपर चली गई तो अंधेरे में छुपे हुए वो सारे निंजा एक एक करके उसके सामने आ गए। ये सब वही पुराने सीनियर्स और जूनियर्स थे जिनके साथ राइजो ने बचपन से नरक जैसी ट्रेनिंग की थी। लेकिन वक्त का खेल देखिए, अब उन्हें इस जंग के मैदान में एक दूसरे का दुश्मन बनकर सामना करना पड़ रहा था। राइजो के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना वो खास हथियार चैन सिकल निकाला और अकेले ही दुश्मनों की उस खौफनाक भीड़ में कूद गया। चैन सिकल जापान के ठंडे हथियारों के लंबे इतिहास में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले अजीब हथियारों में से एक है। चैन सिकल के अलावा वो समुराई तलवार भी उतनी ही महारत से चलाता था, इसलिए उसे एक कंप्लीट और परफेक्ट वॉरियर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन दर्जनों निंजास के साथ हुई एक घमासान लड़ाई के बाद राइजो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ हो चुका था। मास्टर ने जिन निंजास को उससे निपटने के लिए भेजा था, उन सब की ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा असाधारण थी। सब टॉप लेवल के असैसिन थे और उनकी गिनती भी यहाँ बहुत ज्यादा थी। वो लगातार पागलों की तरह राइजो पर टूट पड़ते जा रहे थे। एक टीम को मारो तो दूसरी आगे आ जाती। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अकेले इन सबको मारना अब नामुमकिन सा लग रहा था। हालत राइजो के लिए तेजी से बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में मजबूरन राइजो को उनसे बचकर निकलना पड़ा। उसने अपने भयंकर घामों को सहते हुए बाहर सड़क की तरफ भागने की कोशिश की। वही पिछला सीनियर भी कुछ निंजास के साथ तेजी से उसका पीछा कर रहा था। राइजो वहां अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा था और साथ ही सड़क के ट्रैफिक का फायदा उठाकर पलटकर हमला भी कर रहा था। लेकिन उस पहली वाली लड़ाई ने उसकी बहुत सारी एनर्जी और ताकत खत्म कर दी थी। अब वो सिर्फ अपने दिमाग के एड्रेनालाइन के दम पर वहां टिका हुआ था। इस थकान में उसकी कमजोरियां भी साफ दिखने लगी थी और उसी वक्त एक पल की लापरवाही में उसे सीनियर की तलवार से एक और जानलेवा वार लगा। उस नए घाव से खून बहने लगा जिस वार ने उसे लगभग 2 टुकड़ों में ही काट दिया होता। सीनियर ने उसे ऐसे वीक देखकर जीत का फायदा उठाने की आखिरी कोशिश की। मीका ने अचानक आकर गाड़ी की ब्रेक लगाई। राइजो अपने बुरे जख्मी जिस्म को घसीटते हुए उस गाड़ी में चढ़ गया। उन खतरनाक निंजा से किसी तरह पीछा छुड़ाने के बाद राइजो का होश अब लगभग जा चुका था। पूरी तरह बेहोशी में जाने से ठीक पहले उसने मीका को सख्त हिदायत दी कि वो उसे किसी भी हालत में हॉस्पिटल न ले जाए। इसलिए अपने सीनियर को हालत की खुफिया जानकारी देने के बाद मीका वो गाड़ी चलाकर एक सुनसान होटल में ले गई, बिल्कुल जैसा राइजो चाहता था, ताकि वो वहां रुककर अपने घाव खुद ठीक कर सके। उसके आगे बढ़ते ही जैसे ही ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट हुआ, सिग्नल फौरन उसके सीनियर को मिल गया। उसने कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल स्पेशल पुलिस को लोकेशन की सूचना दे दी। असल कहानी ये थी कि मीका ने राइजो को वो ट्रैकिंग डिवाइस निगलने पर मजबूर किया था। उसने उस रात जानबूझकर अपने जिस्म की महक वहीं छोड़ी थी ताकि वो उन निंजास को अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही निंजास राइजो को पकड़कर ग्रुप के बेस पर ले जाएंगे, उसके जिस्म में छुपा हुआ वो ट्रैकिंग डिवाइस अपना असली काम करेगा और इंटरनेशनल स्पेशल पुलिस पहले से ही बाहर पूरी तैयारी से उनका इंतजार कर रही थी। उनका प्लान था कि जैसे ही बेस पर ट्रैकिंग सिग्नल स्टेबल होगा, वो फौरन बाहरी हमला करके सारे दुश्मनों को एक साथ पकड़ लेंगे और हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद राइजो को जंजीरों से मजबूती से बांधकर ठीक मास्टर के सामने लाया गया। किसी ने उसके सिर पर एक बाल्टी भरा ठंडा पानी डाला, जिससे राइजो फौरन होश में आ गया। इस वक्त उसे वहां एक खंबे से बांध दिया गया था। मास्टर ने आगे आकर कहा, आज रात हम अपने उन सारे भाई बहन का बदला लेंगे जिनकी मौत का तू जिम्मेवार है। ये कहकर मास्टर धीरे धीरे उसके पास आगे बढ़ा और उसने उसके पेट में एक जोरदार और खतरनाक वार किया। ये वही पुराना निंजुत्सु वार था जिसे कई साल पहले राइजो को सजा देने के लिए उस पर इस्तेमाल किया गया था। ये वार जानलेवा जरूरी नहीं था, लेकिन इससे इंसान को शदीद दर्द महसूस होता था और वो भी बिना कोई बाहरी घाव छोड़े। इस वार से उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकल पड़ा और उसके साथ ही पेट में छुपा वो छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गिरा। ये देखकर तब जाकर उन निंजास को एहसास हुआ
कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और पुलिस वहां पहुंचने वाली है। ठीक अगले ही पल बेस का दरवाजा स्पेशल फोर्सेस ने एक धमाके के साथ तोड़ दिया। कई आर्मर्ड गाड़ियां एक के बाद एक बेस के अंदर घुस आईं। टॉप स्नाइपर्स सबसे आगे थे, जो पागलों की तरह चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे, जिससे अनगिनत गोलियां उन पर बारिश की तरह बरसने लगी। साथ ही पीछे से घुसने वाली स्पेशल फोर्सेस ने उन पर बेहद ताकतवर फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स फेंक दिए। ग्रेनेड की तेज रोशनी ने फौरन पूरे डार्क एरिया को घेर लिया, जिससे निंजा अंधे हो गए। निंजा इस अचानक और जबरदस्त बाहरी हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उनकी दूसरी टीम्स पूरी तरह बिखर गईं। पहले वो इस अंधेरे में आसानी से छुप सकते थे, लेकिन इस वक्त उस चौंधिया देने वाली तेज रोशनी और घनी फायरिंग के नीचे सब साफ दिख रहे थे और उन्हें छुपने का कोई मौका नहीं मिला। उनकी क्लोज कॉम्बैट की निंजा ताकत भी स्पेशल फोर्सेस के उस एडवांस्ड और जबरदस्त फायर पावर के सामने पूरी तरह बेकार हो गई। इस पल में वो सारे खतरनाक निंजा पूरी तरह घबरा गए थे। वो वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। हालत साफ दिख रही थी कि उन दुश्मनों का खात्मा अब सिर्फ थोड़े ही वक्त की बात थी। इसी दौरान मीका ने जल्दी से भागकर राइजो को खोल दिया। जंजीरों से आजाद होते ही उसने अपने बाकी घावों की परवाह किए बिना फौरन उस सीनियर को वहां ढूंढा, जिसने पिछले साल उसकी मासूम दोस्त को बेरहमी से मारा था। उस सीनियर के आसपास 4 और शिष्य खड़े थे, जिसमें से हर एक अपने आप में टॉप लेवल का फाइटर था। उन चारों को बिना ज्यादा वक्त गवाए खत्म करने के बाद राइजो ने आखिरकार अपनी उस पुरानी दोस्त का बदला लेने का वो सुनहरा पल हासिल कर ही लिया। गुस्से में पूरी तरह भरा हुआ राइजो इस वक्त किसी जबरदस्त मौत के योद्धा से कम नहीं लग रहा था। शायद भगवान भी आ जाते तो वो 30 सेकंड तक उसके सामने टिक नहीं पाते। अपनी निंजा तलवार के कुछ ही वारों में उसने सीनियर के दोनों हाथ काट दिए। उसके बाद उसका गला काट गया और वो वहीं मारा गया। अपने दिल में बरसों से दबी उस गहरी नफरत को बाहर निकालने के बाद राइजो वहां रुका नहीं। वो इस अंधेरे के असली शैतान का सामना करने के लिए मुड़ा। उसका निंजा ग्रैंड मास्टर, जिसने बचपन में उसे एक बेहिस हथियार बनाया था। 20 साल पहले उस छोटे और मासूम राइजो को इस अंधेरी दुनिया में जबरदस्ती लाया गया था। उसी मास्टर ने उसे जालिम तरीकों से अपने दर्द को कंट्रोल करना सिखाया था, जिसके कारण उसे अनगिनत दिन और रातें इंसानियत से परे तकलीफ रोज सहनी पड़ी। आज राइजो उसके ठीक सामने वहां खड़ा था और वो पहले जैसा आसानी से कंट्रोल किया जाने वाला कठपुतली नहीं रहा था। वो आज अपने इस अजीज मास्टर को खुद अपने हाथों से यह एहसास दिलाना चाहता था कि असल और आखिरी दर्द क्या होता है। उनकी लड़ाई शुरू हुई और एक ही पल में राइजो का हथियार ग्रैंड मास्टर ओजुनु ने अपनी तलवार से तोड़ दिया। उसका दिल अंदर से कांप उठा। अपने टूटे हुए हथियार को देखकर उसे सच में एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा वो दुश्मन उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है। इस वक्त मास्टर वहां से उठा और अचानक एक साए वाले भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधा राइजो के पीछे प्रकट हुआ और उसके पीठ पर तलवार का एक जोरदार वार किया। दोनों के बीच का ताकत का फासला साफ दिख रहा था। वो फिलहाल एक लेवल के नहीं थे। मास्टर ने इस नाजुक मौके का फायदा उठाकर एक जबरदस्त मुक्का मारा, जिसने राइजो को कई मीटर दूर उछाल कर फेंक दिया। राइजो इसके बाद चाहे जो भी वार करता, मास्टर उसके हमले को आसानी से रोक देता, जैसे उसे राइजो की हर एक हरकत पहले से ही मालूम हो। लेकिन राइजो आज हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से गहरी सांस ली, फिर अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर, घुटनों को थोड़ा मोड़कर जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से अपनी तलवार की मूठ कसी और अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठा की। अपनी पोजीशन ठीक करने के बाद दोनों ने एक टूटे स्लाइडिंग डोर के पीछे एक जबरदस्त तलवारबाजी की जंग शुरू की। उस तंग जगह में दोनों तलवारों की चमक और उनके साए हर तरफ दिख रहे थे और उसके साथ ही खून के छींटे भी हवा में उड़ रहे थे। जैसे ही राइजो ने मास्टर की तरफ अपनी तलवार घुमाई, मास्टर का वो काला साया अचानक एक हल्के धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। राइजो इस शैडो मूवमेंट से हैरान जरूर था, लेकिन वो पहले से ही सावधान था। अपने पिछले मिले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने जल्दी से पीछे घूमकर एक तेज पलटवार किया। इस बार उसका रिएक्शन काफी तेज था और उसने ठीक मास्टर पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा। दोनों वहां लगातार तलवारबाजी करते रहे, अलग अलग वार बदलते रहे और कुछ देर तक इस टक्कर में कोई जीत हार साफ नहीं हुई। तभी लड़ते हुए राइजो को एक आइडिया आया। उसने अचानक मास्टर को उसके वही पेट वाले मिंजुत्सु वार का मजा चखाया। मास्टर ने दर्द में हल्की सी आ भरी और उनके मुंह से खून निकला। राइजो ने इस जीत का फायदा उठाया और घूमकर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारी। मास्टर उसे अपनी तलवार से मारने वाला था, तभी दूर से मीका ने वक्त पर अपनी बंदूक से गोली चला दी और उसने राइजो को बचा लिया। इस अचानक हुए गोली के हादसे से मास्टर गुस्से से पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसका साया अचानक अंधेरे में चमका और वो एक परछाई बनकर तेजी से मीका के ठीक पीछे आ गया। इससे पहले कि मीका कुछ भी समझ पाती या मुड़ पाती, मास्टर का खंजर उसके दिल के आर पार हो गया और वो गिर पड़ी। चाहे वो सालों पहले की उसकी वो मासूम दोस्त हो या अब सामने खून में लथपथ पड़ी मीका, दोनों ही इस जालिम दुनिया में राइजो के लिए बची हुई उसकी आखिरी गर्माहट और इंसानी उम्मीद थी और अब दोनों ही उसके मास्टर के बेरहम खंजर से मारी जा चुकी थी। हालांकि राइजो इस खौफनाक मंजर की वजह से पागलों वाले गुस्से में बिल्कुल नहीं आया, बल्कि इस दिल चीर देने वाले दर्द ने धीरे धीरे उसके अंदर की उस छुपी हुई सबसे बड़ी ताकत को जगा दिया, जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था। मास्टर ये देखकर हैरान रह गया। उसे अब बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उस अंधेरे में राइजो आखिरकार छुपा कहाँ है। अब तक
उसने जो भी निंजुत्सु सीखा था वो हमेशा अपने अंदर की शांति पर जोर देता था। उनका मानना था कि शून्य यानी पूरे खालीपन की स्थिति तक पहुंचने पर और सारे विचार मिटा दिए जाने पर ही लड़ाई में अंधेरे में छुपने और हमला करने की सबसे परम शक्ति मिलती है। लेकिन राइजो ने इस वक्त मास्टर का वो सालों पुराना नियम तोड़ दिया। उस नई ताकत और रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार राइजो ने मास्टर को हरा दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब सालों से चली आ रही ये बदले की लड़ाई खत्म हुई तो राइजो पूरी तरह दुख से भरा हुआ था। वो यही सोच रहा था कि मीका मास्टर के उस आखिरी जानलेवा वार से हमेशा के लिए मर चुकी है। वो उसकी बेजान लाश को अपने हाथों में उठाकर डोजो से बाहर निकलने लगा। लेकिन रास्ते में ध्यान से देखने पर उसने पाया कि मीका में अभी भी सांसें चल रही थी और जिंदगी के कमजोर निशान अभी भी बाकी हैं। असल में पता चला कि वो भी इस दुनिया के उन बेहद दुर्लभ लोगों में से एक थी जिनका दिल लेफ्ट की जगह राइट साइड में होता है। इस वजह से मास्टर का वो आखिरी वार उसकी उस जानलेवा जगह पर डायरेक्ट नहीं लगा था और वो मौत से बच गई थी। मीका को ठीक ठाक और जिंदा देखकर राइजो शांति से बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से पीठ फेर कर चला गया।